बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया है चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे ओवैसी के किले को भेदने में लगे हुए हैं और आखिर में बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कि आखिर क्यों प्रशासन ने हरिद्वार की सीमाएं सील कर दी है। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सरकार शर्तें लगा रही है, लेकिन हम शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के बुराड़ी में ही निरंकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। आपको ये बता दें कि इस मैदान में जाने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया है किसानों ने कहा है कि हम यहीं पर डटे रहेंगे। दरअसल अमित शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंघू बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में चले जाएं। अमित शाह ने कहा था कि सरकार किसानों से वहां पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने इस अपील को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। आंदोलनरत किसान हरियाणा दिल्ली की सीमा पर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि कुछ किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड मैदान में भी हैं। शनिवार को किसानों के कई संगठनों ने फैसला किया था कि वह बुराड़ी नहीं जाएंगे और बॉर्डर पर ही डटकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने रोजाना सुबह 11 बजे मीटिंग करने और आगे की रणनीति तय करने का फैसला किया है और उसी के मुताबिक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब जो गृह मंत्री ने आग्रह किया था उस मांग को सीधे तौर पर ठुकराते नजर आए हैं। किसानों ने कहा है कि हम यहीं पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, हम उस जगह नहीं जाएंगे जो सरकार हमसे कह रही है, यानी कि बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा है या तो रामलीला मैदान में हमें इजाज़त दी जाए या फिर जंतर मंतर पर हमें प्रदर्शन के लिए आगे जाने दिया जाए। लेकिन अब किसानों ने कह दिया है कि हम बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती, हमारी मांग नहीं मान ली जाती। दिल्ली का रुख करेंगे। राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से कह सकते हैं जो किसानों की जो बैठक चली थी, यानी कि 11 बजे करीब ये बैठक स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर एक ही मंथन निकला है कि जो अमित शाह की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि बुराड़ी के अंदर उनको परमिशन दी जाएगी प्रदर्शन करने के लिए, मगर वो भी शांतिपूर्ण, और जो किसानों की जो मांग है उसके ऊपर जो बात यानी कि बातचीत करने के लिए जो विषय रखा गया था वो कहीं ना कहीं अब किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, निरंतर यही कहा जा रहा था किसानों की तरफ से कि हम प्रदर्शन करेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए वो घर अपने अपने बच्चों बीवी बच्चों को लेकर भी और राशन पानी लेकर निकले हुए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम बातचीत के द्वारा ही रास्ता निकाल सकते हैं, मगर रास्ता अब किसानों की तरफ से साफ नजर आ रहा है कि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ उनका जो भरोसा था वो भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है और अब भी बैठक के लिए ही कहा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से। मगर किसानों की तरफ से अब स्पष्ट हो चुका है कि वो आर पार की लिए तैयार बैठे हुए हैं, आर पार के लिए ही प्रदर्शन करेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड की, वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं वो सिर्फ गाजियाबाद से जो किसान है वो ही आए हुए हैं, ना कि पूरे देश वाले जो किसान है वो नहीं है यहाँ पे। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से किसान अब एकजुट हो चुका है और एकजुट होने के साथ साथ सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार किसानों के बारे में सोचे, ना कि पूंजीपतियों के बारे में। अगर पूंजीपतियों के बारे में सोचा जाएगा तो किसान इसी तरीके से सड़कों पर उतरता रहेंगे और जो अन्न जो पैदा करते हैं वो अन्न जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जी, लेकिन राजीव, भारतीय किसान यूनियन की ओर से जो अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे और वो तो दिल्ली गेट पर ही, यानी कि गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, किसानों की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर ही जाना जाएंगे। मगर जब आप बात करें कि अब 4 दिन, लगभग आज चौथा दिन है और 4 दिनों से यही किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बुराड़ी नहीं जाना, किसी और जगह नहीं जाना, सिर्फ जंतर मंतर या रामलीला मैदान, ताकि हम सरकार से सीधे फेस टू फेस बात कर सके। मगर बात करने की जो प्रक्रिया थी वो अब बदल चुकी है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह की तरफ से कहा गया कि आप लोग आइए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए और हम जो बातचीत का विषय है वो भी रखा जाएगा, मगर 3 दिसंबर से पहले पहले ये बातचीत हो जानी चाहिए। मगर अब जब किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है
क्योंकि वो बातचीत नहीं चाहते हैं, सीधा सीधा जो बिल है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि उसको वापस लेना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं किसानों की अभी भी जो दुविधा बनी हुई है वो यही है कि सरकार झुकना नहीं चाहेगी, और जो सरकार को झुकाने के लिए वो इसीलिए बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, ताकि बॉर्डरों को जब तक सील कर दिया जाएगा तो जो अंदर जो आने जाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि आवाजाही का जो माध्यम है वो ही बंद कर दिया जाएगा, तो सरकार को सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। और जब सरकार को सीधे सीधे फर्क पड़ेगा तो नेचुरल बात है कि उनको जो वो बिल के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। मगर सरकार अभी भी राजीव अड़ी हुई स्थिति है। क्या है? और राजीव स्थिति क्या है? बॉर्डर खोले गए हैं या नहीं खोले गए हैं? क्योंकि ये भी हवाला दिया जा रहा है कि देखिए, किसानों को दिल्ली आने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन किसानों को बुराड़ी जाने के लिए कहा जा रहा है, और रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर किसान जाना चाहता है, लेकिन वहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ये बॉर्डर पर ही डटे हैं, या फिर बॉर्डर पूरी तरह से सील है, इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है? स्थिति क्या है राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, किसानों की तरफ से दो ही ऐसे विषय चल रहे हैं जिसकी तरफ से जो किसान कह सकते हैं जो कैसे बॉर्डरों पर रुके हुए हैं। कारण एक, जो बॉर्डरों को रोकने का मतलब ये है दिल्ली के अंदर की जो आवाजाही है उसके बंद करना। दूसरा, जो रामलीला मैदान और जंतर मंतर की जो उनकी डिमांड है वहां से सीधा पार्लियामेंट तक आवाज जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड जो है वो बड़ा जरूर है, मगर वहां से आवाज पार्लियामेंट तक नहीं जा पाएगी, इसीलिए किसान वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। मगर सीधे सीधे जब उन्होंने बॉर्डर रोक दिया है तो यानी कि दिल्ली की आवाजाही का रास्ता है उसको ही बंद कर दिया है, ताकि सरकार को डायरेक्ट फर्क पड़े। सरकार को डायरेक्ट फर्क पड़ने के लिए ही किसानों ने इस तरीके का कदम उठाया है। मगर बात करें जिस तरीके से राजनीति की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी राजनीति की बूझ नजर आ रही है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं किसी न और किसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और पार्टी के द्वारा ही शायद इस तरीके के प्रदर्शन को कर रहे हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसान नहीं मानेंगे तो शायद जबरन हटाना पड़ सकता है। मगर सरकार ने अभी 3 दिसंबर तक का टाइम दिया हुआ है, अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को जबरन काम करना पड़ेगा, यानी कि कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और कानून के हिसाब से जब काम करेंगे तो इसके अंदर वाटर कैनन, टीयर गैस और यहां तक कि बल का प्रयोग लेकिन करना राजीव, पड़ सकता किसानों है ने दिल्ली तो पुलिस को। स्पष्ट जी, तौर पर कह दिया है कि अगर हमें पिटाई की जाती है हमारी, तो हम पिटाई खाने के लिए तैयार हैं, लाठीचार्ज होती है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम पीछे अपने कदम नहीं खींचेंगे और ना ही हमारी ओर से कोई उग्र होगा। यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर आप किसी भी तरह से बल प्रयोग किया जाता है तो आप लोग पलट के जवाब नहीं देंगे। किसान नेता ये लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं राजीव, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी तरह से आप लोग हिंसक होते हैं तो ये जो हमारा हजारों लाखों किसानों का जो प्रदर्शन है, जो उनका जो अपनी सीधे तौर पर हक मांगने के लिए आए हैं, वो प्रभावित हो जाएगा। और सरकार, किसान तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि ये प्रदर्शन उग्र हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, इनको जेल में डाला जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। इस तरह के भी मंसूबे हैं राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार को पहले भी किसानों की तरफ से यही लग रहा था कि किसान कहीं ना कहीं उग्र होंगे, और अगर किसान उग्र हो जाते हैं तो इसके अंदर दो तरफ नुकसान होगा, किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। पहला नंबर एक, अगर किसानों की तरफ से नुकसान होगा तो जो उसके परिवार आए हुए हैं, यानी कि हर व्यक्ति अपना परिवार लेके आया हुआ है, उसके अंदर महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं और तमाम वो राशन पानी भी लेके आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान उन परिवारों को भी होगा। इसके अंदर अगर चोट लगती है या पुलिस बल का प्रयोग करती है तो वो बेगुनाह, यानी कि जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं वो भी इसके अंदर पिस जाएंगी। मगर सरकार की बात करें तो सरकार सीधा सीधा उनके पास एक ही तरीका है, अगर नहीं मानते हैं तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सरकार बल का प्रयोग कर देती है तो दिक्कतें दोनों तरफ आएंगी, किसानों को भी और सरकार को भी। मगर सरकार को सोचना चाहिए, पूंजीपतियों के बारे में थोड़ा बहुत सोचे, ताकि रेवेन्यू जो आएगा वो पूंजीपतियों से ही आएगा। मगर बात करें सरकार किसानों की, तो किसानों के बारे में भी सोचना होगा, चाहे इसके अंदर संशोधन करना पड़े, अगर वो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सीधे सीधे किसानों को मना करना पड़ेगा। और किसान जब मानेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं उग्र होंगे। तो कई सारे इसीलिए पेच सरकार हैं, को राजनीति की भेंट भी चढ़ता जा रहा है ये प्रदर्शन, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि देखिए, तमाम ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो किसान हैं, वो किसी पार्टी या फिर किसी सत्ता के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं,
और इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। तो चूँकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आवाजाही दिल्ली के अंदर होती है, बाकी राज्यों में जाते हैं, और किसानों के इस प्रदर्शन ने, उनके इस आंदोलन से और सरकार की हिला हवाली के चलते उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को उतारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता हैदराबाद की ओर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उनका दौरा हैदराबाद का लगातार ये बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह अब हैदराबाद पहुंचे हैं। सिकंदराबाद में रोड शो से पहले उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय चुनाव के 150 सीटों पर होने वाले चुनाव में 1 दिसंबर को मतदान होगा, और जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। वहीं आज शाम 6 बजे साथ ही आपको बता दें कि जीएचएमसी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और इसको देखते हुए बीजेपी ने टीआरएस से नगर पालिका की सत्ता हासिल करने के लिए वोटिंग से पहले शुक्रवार को शहर भर में सक्रिय रूप से प्रचार की भूमिका यहां पर निभाई है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है। उधर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए उतरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज भी कसा है। ओवैसी ने कहा है कि ये चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने नेताओं को बुलाया है और अब बस डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी रह गया है, वो भी आ जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका भी हाथ थामकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो भी नहीं बचे और गड्ढे में गिर गए। यानी कि सीधे तौर पर व्यंग्य के तौर पर तंज कसते नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। के पास ऐसा लग रहा कि ये हैदराबाद का बल्दिया का इलेक्शन नहीं है, बल्कि आप और हम मिलके अब नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं। पूरे आ गए। कल मैं आपके कारवान में जलसा कर रहा था, तो वहां पर जब मैंने कहा कि भाई, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जैतिलक हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद सुनील। अरविंद जी, निकाय तो बहाना है, 2023 पर निशाना है, ये माना जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ग्रेटर हैदराबाद निकाय का जो चुनाव है अपने आप में ढेर सारे निहितार्थों को समेटे हुए है। 2023 में तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है, और जो है ग्रेटर हैदराबाद में आप देखें राजनीतिक तौर पे तो लगभग 4 जिले लगते हैं, जिसमें हैदराबाद है, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मलकजगिरी है, और लगभग 5 जिले इसमें समाहित है। 24 विधानसभा की सीट है, और जो है 5 लोकसभा के क्षेत्र हैं। यानी इसके जो परिणाम होंगे कहीं ना कहीं जो है तेलंगाना में जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे या जो राजनीतिक जनमानस का जो स्वीकार्यता होगी उसको कहीं ना कहीं इंगित करेगा। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी जोर लगाए हुए है। हालांकि अब पिछला अगर चुनाव देख ले तो 150 जो कारपोरेटर चुने जाने हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है टीआरएस है, जिसके पास 99 है। 44 सीट जो है एमआईएम के पास है, और भाजपा के पास जो है केवल 4 सीट है। यानी भाजपा के लिए आज की तारीख में देखेंगे तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। भाजपा की दरअसल कोशिश यह है कि इस चुनाव के जरिए तेलंगाना में जो हिंदुत्व की धार है उसको थामने की, मापने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जो अपने बड़े नेताओं को उतार दिया। अमूमन निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री का जाना, गृह मंत्री का जाना, तेजस्वी सूर्या जो उभरते हुए नेता का जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। भारत के इतिहास में राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो पहला राजनीतिक घटनाक्रम है। इस दृष्टि से चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अरविंद जी, और बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसके लिए चुनाव छोटे नहीं होते। बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पहुंचते हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 29 और 30 नवंबर को हरिद्वार की सीमाएं सील रहेंगी, जबकि कर्मकांड और रोगी वाहन के साथ ही सरकारी बसों को इसमें छूट रहेगी। इसके साथ ही हर की पैड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर स्नान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरिद्वार में सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने 30 नवंबर को होने वाले साल के आखिरी कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को रद्द करने का फैसला किया, जबकि इसके पहले हुए गंगा स्नान में छूट दी गई। आपको बता दें कि एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया है कि स्नान को स्थगित करने के बाद 29 और 30 नवंबर को हरिद्वार की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रहेगी। हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों को वापस लौटा दिया जाएगा। देहरादून जाने वालों को सीमा से डाइवर्ट कर देहरादून भेजा जाएगा। तो वहीं इसके पहले श्री गंगा सभा होटल एसोसिएशन व्यापारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से मिलकर स्थानीय लोगों को हर की पैड़ी पर स्नान को छूट देने की मांग रखी थी। मंत्री ने मुख्य सचिव और जिलाधिकारी से फोन पर पैरवी भी की थी, लेकिन शनिवार शाम तक प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया जिससे स्थानीय लोगों को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान की अनुमति मिलती। इसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड की सीमा पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान स्थगित होने के पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसमें तीर्थयात्री सीमा प्रवेश न कर सकें। इसके पहले कांवड़ मेला स्थगित को लेकर भी पोस्टर लगाए गए थे। अब ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनमें निराशा जाग उठी है। और हरिद्वार लिए चलेंगे आपको सीधा। हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार गंगा स्नान को, आखिरी गंगा स्नान जो कार्तिक पूर्णिमा का रहेगा, उसमें छूट मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन ने कई ऐसे फैसले इस बीच लिए थे जो कि गंगा स्नान के लिए जो भी अन्य जो त्योहार है उन पर स्नान करने की छूट दी गई थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज 12 बजे से जो उत्तराखंड के तमाम जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। यानी कल 30 तारीख कार्तिक पूर्णिमा को लेकर टोटल जो उत्तराखंड का बॉर्डर सील किया गया, तो इसी को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की सीमा पर पहुंचेगा तो उनको वहां से जो है वापसी लौटाया जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो हरिद्वार के व्यापारी है उनका भी एक प्रतिनिधित्व मंडल उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री है मदन कौशिक, उनसे भी मिला था, लेकिन मदन कौशिक ने जो उनसे भी उनकी पैरवाई की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और ना ही प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई आदेश हुआ है। तो कहने के जो स्थानीय निवासी है, जो व्यापारी है, उनमें भी निराशा है कि जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लाखों की तादाद में मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे, तो इस बार पूरी तरह से कल मां गंगा का स्नान स्थगित कर दिया गया, जिसमें हरिद्वार पुलिस तमाम बॉर्डरों पर जो पेशी लगा दी गई है और जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा किसी की एंट्री उत्तराखंड में नहीं की जाएगी। सुनील, लेकिन रोडवेज बस से क्या श्रद्धालु जा सकते हैं? हालांकि जाएंगे भी तो उनको स्नान का सौभाग्य तो नहीं मिल पाएगा। क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? विकास, हरिद्वार के जो निवासी हैं जिनको गंगा स्नान करना है, उनके लिए कोई व्यवस्था की गई हर की पैड़ी के अलावा? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, चाहे कोई बाहर से श्रद्धालु आए या स्थानीय निवासी हो, ऐसे में किसी को भी
कोरोना का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए कोरोना का संक्रमण ना फैले, स्थानीय निवासियों के लिए भी साफ तौर पर रोक लगा दी है। कोई भी गंगा घाट पर नहीं पहुंचेगा, किसी तरह से मां गंगा में स्नान नहीं कर पाएगा। इसी को लेकर हरिद्वार के व्यापारी लगातार निराशा साफ तौर पर झेलनी पड़ रही है। तो कहने के जो व्यापारी है उनका भी व्यापार पूरी तरह से ठप हो रहा है। जहां पर हर साल की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे, लेकिन इस बार कुछ भी पूरी तरह से व्यापारी निराशा है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो सुनील, जिस तरह से अस्थगित पूरी तरह से जो गंगा का कल स्नान पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा का, उस पर रोक लगा दी है। और जो भी आने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर पहुंचेंगे वो वहां से सीमा से जो है उनको वापसी किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो तमाम बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया है। तमाम जो हरिद्वार की पुलिस वहां पर लगाई गई और पूरी तरह से वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस की पूरी मुस्तैदी देखने को भी उत्तराखंड बॉर्डर पर मिल रही है। सुनील, अब सवाल ये है विकास कि देखिए कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर रोक लगा दी गई है, पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जबकि हम लोग तो तैयार हैं कि आने वाले कुंभ को ऐतिहासिक बनाएंगे। अगर यही आलम रहा तो कैसे संपन्न हो पाएगा कुंभ? बिल्कुल सुनील, कुंभ की बात करें तो महाकुंभ आने वाले टाइम में जिस तरह से कुंभ मेला प्रशासन लगातार तैयारों में जुटा हुआ, तो ऐसे में तो साफ तौर पे लगता है कि कुंभ का जो भव्य स्वरूप है शायद हरिद्वार में ना देखने को मिले। लेकिन तमाम बात की जाए तो मेला प्रशासन ये दावे करा कि आने वाले टाइम पे जो कुंभ के कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। और साफ तौर पे प्रशासन भी यही हवाले देता नजर आ रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या चाहे स्थानीय निवासियों की। इस तरह से जिस तरह से जो है कछुए की रफ्तार से कुंभ के कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे में असंभव कुंभ का जो भव्य जो देखा जाएगा तो ऐसे में हरिद्वार में नहीं देखने को मिलेगा। तो सुनील, साफ तौर पे बात की जाए तो लगातार जो स्थानीय निवासी है वो भी सोशल मीडिया के जरिए यही सरकार से या स्थानीय प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से कछुए की रफ्तार से कुंभ के कार्य चल रहे हैं, क्या कुंभ का जो भव्य नजारा हरिद्वार में दिख पाएगा या नहीं? सुनील, बिल्कुल, अगर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की बात की जाए तो उन्होंने भी स्थानीय लोगों ने मुलाकात की थी उनसे, उन्होंने भी प्रशासन से बात की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। विकास, बिल्कुल बात की जाए तो स्थानीय जो प्रशासन है या कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक है उनका भी बात की जाए तो जो अन्य श्रद्धालु हैं, साधु हैं, संत समाज है, उनके भी द्वारा मंत्री मदन कौशिक के साथ जो है मीटिंग की गई थी। उनके भी साफ तौर पर यही हवाला दिया गया था कि कुंभ का जो स्वरूप है हरिद्वार में अच्छा दिखना चाहिए और जो भी तमाम जो कार्य अभी अधूरे पड़े हैं वो भी कुंभ के आने से पहले जो है सही पूरी तरह से सही ढंग से हो पाए। लेकिन बात की जाए तो सरकार लगातार यही हवाले दे रही है कि कुंभ का जो स्वरूप है वो अच्छा हरिद्वार में दिखेगा। लेकिन बात की जाए तो कुंभ मेला जो प्रशासन है वो भी अब कमर कसते हुए नजर आ रहा है। जो तमाम हरिद्वार में कार्य चल रहे हैं, चाहे वो कनखल का हो, और बात की जाए तो पूरी तरह से जो कार्य है अब स्थगित जो कर दिए गए थे तो उनका भी जो है पूर्ण रूप से जो है शुरू कर दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम में मेले का जो भव्य स्वरूप दिखेगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अन्य जो घाट पर कार्य चल रहे हैं, घाटों की अगर बात की जाए तो जहां पर श्रद्धालु आकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा गए, वहां पर तमाम व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन और मेला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बात की जाए तो आईजी कुंभ मेला का साफ तौर पर यह कहना है कि जब श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम जो व्यवस्था वहां पर रखी जाएगी, सैनिटाइजर का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल के द्वारा यही बताया गया है कि जो हमारे द्वारा पुलिस फोर्स लगाया गया है, जो चौकियार जो थाने वहां पर बनाए गए हैं, वहां पर जो पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी रहेगी ताकि सोशल डिस्टेंस की धज्जे ना उड़े और कोई भी जो भी साधु संत हरिद्वार में पहुंचेगा उनको किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। सुनील, बहुत शुक्रिया विकास, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच।
ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर।